नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं चैनल पे। आज का वीडियो बस अभी शुरू करते हैं, उससे पहले एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है। पिछले एक साल से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि जिस तरीके से पहले मैं वीडियोस बनाता था और जिस तरीके से कंपनीज और सेक्टर्स का डिस्कशन करता था, वो दोबारा से शुरू करना चाहिए। द गुड न्यूज इज कि वो सारे डिस्कशन अब दोबारा से ओपन अप हो रहे हैं। आपको इतना सा नहीं, बस इतना सा काम ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करना है। वहां से आप उन सारे वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। कोई भी पैसा उसके लिए आपसे ना आज लिया जाएगा ना आगे लिया जाएगा। उसी तरीके से स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और एसएमई स्टॉक्स की बातें, उसी तरीके से केस स्टडीज और उसी तरीके से वैलिड प्रूफ्स के साथ सारे डिस्कशंस। तो इस वीडियो को तो आपको एंड तक देखना है, लेकिन भूलिएगा मत कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आपको उन वीडियोस को भी देखना है। कुछ वीडियोस वहां पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जैसे जैसे मैं नई वीडियोस बनाऊंगा आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा और वो सारी वीडियोस की अनइंटरप्टेड एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेगी, जैसे यूट्यूब पे आपको मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं आज के डिस्कशन पे। यस बैंक भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर की उन कहानियों में से है जिनके भारी उतार चढ़ाव सभी इन्वेस्टर्स ने देखे हैं। 2020 में मोरेटोरियम, गवर्नेंस फेलियर्स और 81 बॉन्ड राइट ऑफ ने बैंकिंग इकोसिस्टम को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। उस समय एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि क्या यस बैंक कभी अपनी पुरानी कंडीशन में वापस लौट पाएगा। 5 साल बाद आज कहानी थोड़ी सी बदल चुकी है। आज सवाल है कि यस बैंक की मौजूदा स्थिति क्या है और मार्केट अब भी कॉशियस क्यों है। जब यस बैंक का सवाल आता है तो क्यों नहीं इसके अंदर कोई ग्रोथ इन्वेस्टर्स को देखने के लिए मिलती है। आज का ये डिस्कशन यस बैंक के बिजनेस मॉडल, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ्स, इंप्रूवमेंट्स और एग्जिस्टिंग चैलेंजेस का फैक्चुअल डेटा ड्रिवन एनालिसिस है। आज हमें इस मैटर में डीप डाइव करके देखना है कि आखिर यस बैंक का फ्यूचर है क्या और इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले चलते हैं इसके बिजनेस मॉडल पे, जो कि एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर है। यस बैंक का बिजनेस मॉडल 3 पिलर्स पर आधारित है। सबसे पहला है रिटेल बैंकिंग, जो कि इसके बिजनेस का 48% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर आते हैं रिटेल लोन्स, कार्ड्स, माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल टिकट लेंडिंग, जो कि मास रिटेल ओरिएंटेशन के हिसाब से बनाई गई है। दूसरी तरफ आता है कमर्शियल बैंकिंग, जो कि 25% रेवेन्यू या फिर इसका बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है, जिसके अंदर आते हैं एमएसएमईज, वर्किंग कैपिटल, सप्लाई चेन फाइनेंस, जो कि मिड मार्केट सेगमेंट को केटर करता है। थर्ड सेगमेंट में आता है कॉर्पोरेट बैंकिंग, जो कि 27% इसके बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर आते हैं लार्ज कॉर्पोरेट्स, एमएनसीज, गवर्नमेंट एंटिटीज, टर्म लोन्स, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। 2020 के बाद बैंक ने रिटेल और कमर्शियल मिक्स को बढ़ाने पर जोर दिया है, जिससे कंसंट्रेशन रिस्क कम हुआ है और बिजनेस स्ट्रक्चर काफी स्टेबल भी हुआ है। अगर आपको याद हो तो उससे पहले ज्यादातर फोकस कॉर्पोरेट बैंकिंग की तरफ था और लोन्स की कंसंट्रेशन की वजह से यस बैंक काफी प्रॉब्लम्स में आया था। बात करते हैं यस बैंक की डिजिटल कैपेबिलिटीज की, जो कि इसकी एक कोर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। यस बैंक की सबसे बड़ी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में होने वाले हर 3 में से एक डिजिटल ट्रांजैक्शन यस बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजरता है। अगर यूपीआई पे पीएसपी की बात करी जाए तो उसमें नंबर 1 है, एईपीएस में नंबर 1, एनईएफटी रैंक में नंबर 2 है। 1500 से ज्यादा ओपन एपीआईज, फिनटेक पार्टनरशिप्स और डिजिटल इनोवेशन को इनेबल करते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट काफी मजबूत है और यस बैंक फिनटेक इकोसिस्टम का एक की इनेबलर है। लेकिन केवल टेक्नोलॉजी वैल्यूएशंस नहीं बढ़ाती, फाइनेंशियल आउटकम्स फाइनल डिसाइसिव होते हैं। आखिर 2020 के बाद क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं? 2020 के बाद यस बैंक ने बैलेंस शीट, कैपिटल क्वालिटी और गवर्नेंस में सब्सटैंशियल सुधार किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेट क्वालिटी स्टेबलाइजेशन की। तो ग्रॉस एनपीएस, जो कि 15-17% के आसपास होवर कर रहे थे, अब 1.6% पे है। नेट एनपीएस, जो कि 5% पे थे 2020 में, अब 0.3% पे है। पीसीआर देखा जाए तो 81% पे है। लेगेसी एनपीएस, जेसी फ्लावर्स, एआरसी को ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रेस बुक अब स्टाफ हो चुकी है। कैपिटल एंड रेटिंग्स की बात करी जाए तो CET1 रेशियो 13.9% है। रेटिंग डी से लेकर AA तक पहुंच चुकी है। ओनरशिप डाइवर्सिफाइड हो चुकी है, जो कि एसबीआई, एडवेंट और बाकी प्रमोटर्स में बढ़ चुकी है। कोई एक प्रमोटर अब इसका नहीं है, यानी कि प्रमोटर ओनरशिप का भी कंसंट्रेशन रिस्क अब यहाँ पे नहीं है। डिपॉजिट बेस और रिटेल ग्रोथ काफी अच्छी रही है। डिपॉजिट्स 2.96 लाख करोड़ के हैं। कासा रेशियो 33.7% पे है। रिटेल डिसबर्समेंट्स में 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी हमने रिसेंटली देखी है। एडवांसेस करीब 2.5 लाख करोड़ तक है। डिजिटल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर बात करी जाए तो 92% ट्रांजैक्शंस डिजिटल है। 276 से ज्यादा डिजिटल जर्नीज रोल आउट हो चुकी हैं। यस बैंक की बैलेंस शीट आज पहले की तुलना में काफी ज्यादा स्टेबल, क्लीनर और प्रेडिक्टेबल है। सवाल यह है कि इन सब इंप्रूवमेंट्स के बाद भी क्या की चैलेंजेस हैं जो कि यस बैंक को बार बार बढ़ने से रोक देते हैं। इतनी रिकवरी और इंप्रूवमेंट के बाद भी कुछ कंसर्न्स मार्केट कॉन्फिडेंस और वैल्यूएशन को दबाए रखते हैं। सबसे पहले आता है ट्रस्ट डेफिसिट, जो कि नॉन क्वांटिफाइबल है बट रियल है। 2019-20 की घटनाओं ने मार्केट और कस्टमर्स दोनों के ट्रस्ट को काफी डीपली इरोड किया है।
बैलेंस शीट सुधरने के बाद भी ब्रांड ट्रस्ट रिबिल्ड होने में समय लगता है। 81 बॉन्ड केस को देखा जाए तो उसका लीगल ओवरहैंग अभी भी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राइट ऑफ को इनकरेक्ट माना था। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। अगर रिवर्सल होता है तो CET1 पर 230 से 250 बेसिस पॉइंट्स का प्रभाव पड़ सकता है। लो प्रोबेबिलिटी माना जाता है, बट अनसर्टेनिटी वैल्यूएशन पर प्रेशर बनाए रखती है। नेक्स्ट है अपने पीयर्स के सामने येस बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी गैप। जी हाँ, टर्न अराउंड हुआ है, बट अर्निंग्स नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.6-0.7% है, जो कि पीयर्स के करीब 1.8 to 2% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.5% पे है, जबकि सिस्टम एवरेज 3.3 से 3.5% पे है। कॉस्ट टू इनकम 67% के आसपास है, जो कि काफी हाई है। RRDF बाय PSL ड्रैग कर रहा है, नियरली 7.8% एसेट्स कंज्यूम करता है। रिकवरीज पर डिपेंडेंसी अभी मीनिंगफुल है। येस बैंक ऑपरेशनल तौर पर रिकवर कर चुका है, लेकिन सस्टेनेबल अर्निंग्स की जर्नी अभी भी बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट है इमर्जिंग रिटेल डेलिक्वेंसीज। क्रिसिल ने पर्सनल और व्हीकल लोन सेगमेंट में स्ट्रेस के अर्ली सिग्नल्स पास ऑन किए हैं, यानी कि अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। रिस्की सेगमेंट्स में ग्रोथ धीमी जरूर की गई है, जिससे शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है, इसलिए ये एक क्लियर कट चैलेंज येस बैंक के सामने है शॉर्ट टर्म में। फिर आते हैं रेगुलेटरी स्क्रूटिनी। कुछ IT या GST नोटिसेस आए हैं, बड़े नहीं हैं, मैनेजेबल है, बट नोटिसेस हैं। लेकिन लीगेसी इश्यूज के कारण रेगुलेटर बाय डिफॉल्ट ज्यादा विजिलेंट रहता है। पिछले 3 साल की ट्रांसफॉर्मेशन का स्नैपशॉट अगर देखा जाए तो एडवांसेस बड़े हैं। डिपॉजिट बेस लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची है। कासा रेशियो स्थिति में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। रिटेल प्लस कमर्शियल एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। ग्रॉस NPS डबल डिजिट से घटकर 1.6% पर आए हैं। रेटिंग D से AA पर अपलिफ्ट हुई है। आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर और रिस्क प्रोफाइल तीनों फंडामेंटली बदल चुके हैं। भारत का मैक्रो एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव है। इंडिया की GDP 6.6 से 6.8% तक ग्रो कर रही है। क्रेडिट ग्रोथ 11 से 12% है। बैंकिंग सिस्टम के ग्रॉस NPS 2.3% पर है। हाई डिजिटल अडॉप्शन मोमेंटम काफी तेजी से बढ़ रहा है। ग्रोथ कैप्चर के लिए मैक्रो बैकड्रॉप पूरी तरीके से फेवरेबल है। एग्जीक्यूशन यहाँ पे एक क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है। बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग टुडे। इसके लिए हमें स्ट्रेट आंसर्स चाहिए। येस बैंक फंडामेंटली एक वीक या डिस्ट्रेस बैंक नहीं रहा। बैलेंस शीट क्वालिटी सुधर चुकी है, गवर्नेंस स्टेबल है और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत है। लेकिन 3 मेन बॉटलनेक्स हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं और इसकी ग्रोथ को रोकते हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट बिल्डिंग, जो कि अभी भी अधूरी है। सेकंड, प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स इंडस्ट्री बेंचमार्क से काफी नीचे है। और थर्ड, 81 लीगल आउटकम एक अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल बन चुका है। येस बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी है जिसने ऑपरेशनल रिकवरी जरूर हासिल कर चुकी है, लेकिन मार्केट लेवल कॉन्फिडेंस वापस लाना और सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना अभी भी ये 2 इंपॉर्टेंट काम बचे हुए हैं। फाइनली इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ से क्या की टेक अवे मैसेजेस हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिए। इतना जरूर है कि येस बैंक ने पिछले 5 साल में क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं दिखाई है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विजन भी फेल हो चुका है और यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत है। यहाँ पे येस बैंक की रिकवरी से ज्यादा भरोसा रखना पड़ेगा भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम पे। जिस तरीके से हमारी GDP ग्रो करेगी और ग्रोथ रेट जो कि 7% 8% तक अब हम अचीव कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि इसको भी हम बीट करें, तो जैसे जैसे हमारी GDP एक्सपैंड करेगी, जैसे जैसे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो ये सारा पैसा बैंकों के थ्रू रूट होगा। येस बैंक क्योंकि काफी अच्छी पोजीशन में है, इसलिए डेफिनेटली वो इसमें बहुत पीछे नहीं रह सकता। जो 3 मैंने मेजर चैलेंजेस बताए वो क्लियर कट चैलेंजेस हैं। उसमें से कुछ टैंजिबल चैलेंजेस हैं, कुछ इनटैंजिबल चैलेंजेस हैं जिनका अंदाजा लगाना कि इसका इफेक्ट कहां तक है, ये इंपैक्ट कहां तक है, मुश्किल है। बट चैलेंजेस जैसे भी हैं वो क्लियर कट है और येस बैंक की ग्रोथ को तब तक रोकते रहेंगे जब तक ये क्लियर आउट नहीं होते। इतना जरूर है कि जैसे जैसे एक एक चैलेंज क्लियर होता रहेगा और खास तौर से लीगल इश्यूज जिस तरीके से सॉर्ट आउट होंगे और फाइनली एक बिल्कुल क्लियर इमेज के साथ अपनी पुरानी बुरी लेगेसी को छोड़ करके येस बैंक जब आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसमें हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आज रिकवरी जरूर है, बट अभी भी अपने पीयर कंपैरिजन के हिसाब से येस बैंक काफी पीछे है। सबसे इंपॉर्टेंट की टेक अवे मैसेजेस है कि आप जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करें, ध्यान रखिए कि ओवर इन्वेस्टमेंट इमोशनल होकर के किसी भी कंपनी में ना करें। सुनी सुनाई बातों पे या ये सोच करके कि ये कंपनी बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें मत करिए। रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग करिए। पोर्टफोलियो को जितना हो सके
उतना डाइवर्सिफाइड रखिए और ज्यादातर स्टॉक्स में बराबर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज के इस डिस्कशन के बेस पे आप येस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि येस बैंक के बारे में जो आगे हमें डिस्कशन करना है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि केवल एक वीडियो में येस बैंक का पूरा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो सकता और जस्टिस नहीं हो सकती, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे फीडबैक्स दें, मुझे बताएं कि आप येस बैंक के किस एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जो यहाँ डिस्कस होने चाहिए, ताकि हम येस बैंक के ऊपर एक वीडियो और ला सकें और एक ग्रेटर क्लैरिटी के साथ इस बैंक के बारे में बात कर सकें। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि राघव रिसर्च सर्विसेज एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है और अगर आप हमारे मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।